नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक भारत के अध्ययन के अंदर बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के तहत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में वर्णन कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत के अंदर आई थी वो थी पुर्तगाली कंपनी। अतः हम आज की क्लास के अंदर पुर्तगालियों के बारे में वर्णन करेंगे। इन पुर्तगालियों के अंतर्गत हम अध्ययन को विभिन्न भागों के अंदर विभाजित करें ताकि पुर्तगालियों के इतिहास को आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले हम इन पुर्तगालियों के प्रारंभिक अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर सरकारी अभियान एवं उनके गवर्नरों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इन पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा, इन पुर्तगालियों का भारत के अंदर क्या योगदान रहा अर्थात उसका क्या रिजल्ट परिणाम रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इन पुर्तगालियों के भारत में शासन करने की नीति और अंत में हम इन पुर्तगालियों का भारत में कैसे पतन हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम भारत के अंदर पुर्तगालियों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इन पुर्तगालियों का इतिहास भारत के इस दर्शाए गए मानचित्र के निम्न भाग पर मुख्यतः पड़ा था, जैसे सूरत, दीव, बॉम्बे, गोवा, कालीकट, कोचीन, सेंट पॉम्बे, मछलीपट्टनम, हुगली, चटगांव ये मुख्य पुर्तगालियों के शासन के केंद्र थे और इसके आसपास के क्षेत्रों को पुर्तगालियों ने भारतीय भूभाग में प्रभावित किया था और इनका प्रभाव अन्य भागों पर भी पड़ा है। तो हम मुख्य रूप से जो इनके द्वारा गवर्निंग क्षेत्र थे इस मानचित्र के अंदर दर्शाए गए भाग पर है पुर्तगालियों का शासन था। अब हम पुर्तगालियों के प्रारंभिक अभियान के बारे में पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों ने भारत आने वाली सर्वप्रथम कंपनी पुर्तगाली कंपनी थी। इन्होंने भारत में कई फैक्ट्रियां स्थापित की थी और ये फैक्ट्रियां इस दर्शाए गए मानचित्र के अंदर मुख्यतः थी। 17 अगस्त 1458। साथियों, तारीख याद रहे या नहीं रहे, लेकिन 1458 के वर्ष को आपको याद रखना बहुत अनिवार्य है। मुख्यतः जीके संबंधी जो वनडे के एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये सवाल मुख्य पूछा जाता है। पहले कौन सी कंपनी भारत में स्थापित थे और उस कंपनी में उस देश का जो आने वाले यात्री थे उसका नाम पूछा जाता था और किस वर्ष से इसके बारे में पूछा जाता। तो 17 मई 1458 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा था। ये कैप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में आशा अंतरिप अथवा उत्तरमा आशा अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है, जो अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित था और वहाँ से होते हुए कालीकट आया था वास्को डी गामा। और ये कालीकट जिसे हम वर्तमान में कोझिकोड नाम से भी संबोधित करते हैं और ये केरल में स्थित है। यहाँ के शासक, कहाँ के, कालीकट या कोझिकोड के शासक, कुछ लोग तो इसे शासक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शासक की पदवी थी। तो यहाँ के शासक जैमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और मसाले व अन्य वस्तुएं खरीदने में उनकी सहायता या हेल्प की थी। वास्को डी गामा पुणे उसी मार्ग से यूरोप लौट गया और भारत की वस्तुओं को यूरोप में बेच कर उन्होंने लगभग 60 गुना से अधिक मुनाफा प्राप्त किया था। 1 के 60 प्राप्त किया और इसी 1 के 60 रुपये मिलने के कारण यूरोपीय लोग भारत की ओर लालायित हुए थे, उत्साहित हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे और फिर उन्होंने एक के बाद एक भारत की ओर मुँह किया और भारत के अंदर यहाँ पर रह करके उन्होंने भारत का दोहन किया था। 1500 से 1501 में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेच केबाल नामक पुर्तगाली भारत आया था और 1502 में वास्को डी गामा
पुणे भारत आया था 1498 और 4 साल बाद 1502 में पुणे भारत आया और उसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की 1503 के अंदर। गोवा में सबसे पहले कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी थी। ये थे पुर्तगालियों के निजी अभियान। अब पुर्तगालियों के निजी अभियान से प्रोत्साहित होकर के वहाँ की सरकार ने, वहाँ के राजा ने, वहाँ के महारानी ने सरकारी स्तर पर भी भारत की ओर आगमन किया था। तो हम पुर्तगालियों के सरकारी अभियान के बारे में पढ़ेंगे। निजी व्यापारियों के लाभ को देख करके पुर्तगाली सरकार ने सरकारी कंपनी की स्थापना की थी, जिसे एस्ट्राडो दा इंडिया कहा गया। इस कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को गवर्नर पद से सुशोभित किया गया था। गवर्नर ने कंपनी के हित में व्यापार, युद्ध, संधि, विस्तार आदि करने के सभी अधिकार दे दिया गया था। अर्थात उस कंपनी का जो सर्वेसर्वा था वो था गवर्नर। और आगे भारत में व्यापारी तथा अन्य गतिविधियों में गवर्नर की भूमिका में काफ़ी भूमिका रही थी, महत्वपूर्ण पद रहा था। भारत में आने वाले इन पुर्तगाली में महत्वपूर्ण गवर्नर थे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता। उन हम 2-3 का वर्णन करेंगे। वो थे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और नानुच। ये मुख्य 3 थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियों की किलाबंदी की तथा उन्हें मजबूत बनाया। किलाबंदी का मतलब चारों ओर 4 दीवार बनाना। फैक्ट्री एक उत्पादन स्थल था, अर्थात जहाँ से ये यूरोपीय व्यापारी भारत में जिस भाग से वस्तुएं, सामग्री आदि खरीदते थे, उनको एकत्रित करने का स्थान था। उसे कंपनी या फैक्ट्री नाम से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्रियों की किलाबंदी की और उन्हें मजबूत बनाया। हिंद महासागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्रों को उन्होंने नियंत्रित किया था। महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक केंद्रों को उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य, अर्थात आर्थिक उद्देश्य इन्होंने अरब सागर के अंदर है, हिंद महासागर का जो अरब सागर वाला भाग है उसको अंदर उन्होंने नियंत्रण किया था। इसने पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की थी। नीले पानी की नीति नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका अर्थ था खुद को समुद्र में मजबूत बनाना तथा व्यापार को नियंत्रित या कंट्रोल करना। आगे आने वाले दिनों में लगभग सभी पुर्तगाली गवर्नर ने इस नीति का, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का पालन किया था। यह पुर्तगालियों की एक महत्वपूर्ण नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा जो भारत आने वाला पुर्तगाली गवर्नर था महत्वपूर्ण, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो सबसे पहला आया था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को फर्स्ट आने वाला था और उसके बाद में दूसरा था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो ए और अल्बुकर्क ए, अर्थात इसमें 2 ए है, वो दूसरे नंबर पर आने वाला था। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। बाद में यही गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बना था। सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो कंपनी या फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में, और पुर्तगालियों की जो राजधानी बना था वो बना था गोवा, और इसको राजधानी बनाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। ये व्यापारिक उद्देश्य आए थे, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ पर व्यापारी बनकर हम रहना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति में घुल मिलना जरूरी है, तभी हम स्थायी रूप से यहाँ रह सकते हैं। और उनकी दूसरी व्यवस्था ये भी थी कि भारतीय लोग जो वस्तुएं बेचते थे वो केवल बुलियन के बदले बेचते, और इतना बुलियन इन यूरोपीय लोगों के पास था नहीं,
इसीलिए उन्होंने विवश होकर के भारतीय संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और इसमें रच बसना प्रारंभ कर देता। और इसी के तहत इस अल्बुकर्क ने सबसे पहले इन गोरे चिट्टे लंबे लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। यह प्रथम गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकारी के तहत सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। उन्हें पता था कि सती प्रथा के द्वारा महिलाओं का जबरदस्ती मरण किया जाता है। विजयवर्ग के शासक कृष्णदेवराय ने इसके अच्छे संबंध थे अल्बुकर्क से। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को और मजबूत बनाया और मेडागास्कर को लेकर हार्मुज तट, मेडागास्कर जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर है और हार्मुज तट जो फारस की खाड़ी पर स्थित है, तो इन्होंने मेडागास्कर से हार्मुज तट तक एवं मलक्का जलडमरू तक नियंत्रण स्थापित किया था। हिंद महासागर में पुर्तगालियों को काफ़ी मजबूत इस अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत किया था। अन्य पुर्तगाल गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्ना। इन्हें राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। इसने मुस्लिम शासकों के असहिष्णुता की नीति को महत्वपूर्ण माना था। गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसके अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच दीव के तट पर झगड़ा हो गया था और इसने बहादुर शाह के पोत को डुबोकर समुद्र में फेंक दिया और इसी के तहत इस गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। वही बहादुर शाह था जिन्होंने 1535 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ये मुख्य पुर्तगाली गवर्नर था जिनके लिए पूछा जाता, मुख्य से पहले और दूसरे के बारे में अक्सर पूछा जाता। और तीसरा अन्य जो पुर्तगाली गवर्नर महत्वपूर्ण था वो था नीनो डी कुन्ना। अब इन यूरोपियों ने भारत के अंदर अपना राज स्थापित करने के बाद में इन यूरोपियों के भारत में क्या योगदान था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी भारत के अंदर आया, उनका योगदान कुछ न कुछ तो भारत के अंदर अवश्य रहा। तो आज हम इन यूरोपियों के भारत के अंदर जो योगदान रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में जो यूरोपीय लोग भारत में आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपना शासन की स्थापना प्रारंभ कर दी थी और शासन की स्थापना के क्रम के अंदर जो भी कार्य किया, जो सकारात्मक कार्य था, वो उनका योगदान कहलाता है। तो पुर्तगालियों के जो योगदान थे वो इस प्रकार थे। पुर्तगालियों ने भारत को सर्वप्रथम अनेक चीज़ें प्रदान की थी, जैसे फसल एवं कृषि उत्पाद उन्होंने आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीता, तंबाकू, लाल मिर्च, आम, मूंगफली आदि ये इनकी देन मानी जाती है, पुर्तगाली देन है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और इस प्रेस से सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। अर्थात भारतीयों के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालने के लिए उन्होंने बाइबल का वितरण करना सोचा था और बाइबल के वितरण करने के लिए बाइबल को यहीं पर उन्होंने प्रिंट करना सोचा था। और इसी प्रिंट करने के तहत भारत ने सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में यांत्रिक घड़ी, त्रिकोणपाल आदि का भारत में पदार्पण किया था। पुर्तगालियों एवं हिंद महासागरीय व्यापार व नियंत्रण, इन पुर्तगालियों ने भारत के अंदर हिंद महासागर के अंदर जो ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अपने थी, उसके द्वारा हिंद महासागर का व्यापारिक महत्व बढ़ गया था। और व्यापारिक महत्व बढ़ने के साथ ही साथ उन्होंने व्यापार को नियंत्रित भी किया था। हालांकि हिंद महासागर से वर्षों पहले, सालों पहले से, सदियों पहले से व्यापार होता था, लेकिन ये अनियंत्रित रूप से व्यापार होता था। और पुर्तगालियों ने इस नीले पानी की नीति के द्वारा इस व्यापार को संबंधित देश को अर्थात भारत को आर्थिक लाभ प्रदान करने की नीति अपनी थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। जो पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको हम इस मानचित्र के अंदर दर्शाए गए हैं। ये भारत है इस ओर, ये भारत से पश्चिम की ओर हार्मुज तट
और फिर अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर मेडागास्कर, और मेडागास्कर आगे जो कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा द्वीप या आशा अंतरिक्ष द्वीप, वो अफ्रीका के सुदूर दक्षिण के अंदर वो है। अर्थात मेडागास्कर, हार्मोज तट, दीव, यहाँ से होकर के ये यूरोपीय लोग भारत से व्यापार करते थे और भारत से पूर्व की ओर ये मलक्का जलदेव मध्य जो इंडोनेशिया के पास स्थित है, यहाँ से भी ये लोग धीरे धीरे व्यापार करना शुरू हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र जल संधियों पर नियंत्रण स्थापित किया था। हिंद महासागरीय व्यापार को अपने लाभ के लिए नियंत्रण में लिया। इसके द्वारा कई तरीके अपनाए गए थे, जैसे पुर्तगालियों ने मेडागास्कर, हार्मोज तट, दीव, ढाका, कोचीन, श्रीलंका, गोवा आदि स्थानों पर व्यापार पर अपना कंट्रोल स्थापित किया था। इनकी किलेबंदी, उनके पास हिंद महासागर में सटे क्षेत्र में लगभग 50 दुर्ग थे तथा 100 जहाज़ों का एक बेड़ा था जो समुद्र में उन्हें सुरक्षा का एकाधिकार देता था। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की, जिसका अर्थ था समुद्र में खुद को मजबूत बनाना। लगभग सभी पुर्तगाली गवर्नरों ने इस नीति का पालन किया। इसके कारण उन्हें भूमि पर भी बढ़त प्राप्त हुई थी। पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे, अतः इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए कॉर्टेज जारी किया था, परमिट जारी किया था, और गोवा में इनके मुख्यालय से परमिट खरीदना पड़ता था। कॉर्टेज को गोवा से खरीदा जाता था। कोई भी जहाज बिना परमिट के हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था, और यदि कोई व्यापार करता था तो उनको लूट लिया जाता था। उल्लंघन करने पर वे जहाज़ों की मन से तलाशी लेते थे और उसे कब्जे में ले लेते, यहाँ तक कि उस पर सवार स्त्री पुरुषों को गुलाम बना लिया जाता। मुगल बादशाह अकबर तक को उसने परमिट लेनी पड़ी थी। मुगल बादशाह अकबर तक को पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, कॉर्टेज प्राप्त करना पड़ा था। अब इसके द्वारा हम ये समझ सकते कि वास्तव में ये कॉर्टेज क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा ही इन्होंने आगे भारत में व्यापार और नियंत्रण किया था। पुर्तगाली प्रारंभिक सफलता के कारण, पुर्तगाली हिंद महासागर के उद्देश्य क्या थे, किस कारण से उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की नीति का पालन किया था, ये कारण क्या था। पुर्तगाली हिंद महासागर के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य था। पूर्वी देशों से व्यापार, पूर्व देश कौन से, यूरोप से पूर्व के अंदर जो ये एशिया के देश है वो पूर्व में, इसलिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंद महासागर के अंदर ये नीति अपनाई थी। डेनिश एवं अरब के व्यापारियों को हिंद महासागर, डेनिश, इटली आदि यूरोपीय लोग और अरब सागर के व्यापारियों को हिंद महासागर व्यापार से अलग करने के लिए, खुद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए, खुद का एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण केंद्रों को नियंत्रित किया, किलेबंदी की और नौसेना को मजबूत किया था। पूर्वी क्षेत्र में उनके आने का एक उद्देश्य उनके आने का एक अन्य उद्देश्य इसी धर्म का प्रसार करना भी था। उन्हें पोप से इजाज़त मिली थी कि उत्तर महासागरीय से पूर्व में वे जितना चाहे प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्म का प्रसार करना, अर्थात पोप के कारण धार्मिक रूप से इन्होंने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगालियों के प्रारंभिक सफलता के क्या कारण थे, प्रारंभिक सफलता क्या कारण थे, फिर इसकी असफलता क्या कारण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों तक हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में बने रहे। भारत के पश्चिमी तट पर ये काफ़ी मजबूत थे। इनकी सफलता के पीछे अनेक कारण थे, मुख्य निम्न थे। इनकी सुदृढ़ और मजबूत नौसैनिक और उनकी तकनीकी और प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता भी इसके मुख्य कारण थे। कूटनीति का बेहतर प्रयोग इन पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था।
पुर्तगालियों ने कूटनीति का बेहतर उपयोग किया। एक तरफ उन्होंने विजयनगर तथा कोचीन के शासकों से मित्रतापूर्व संबंध कायम किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कोचीन या कालीकट के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया था, अर्थात आपसी फूट को बढ़ावा दिया था। ये मुख्य यूरोपीय नीति इसको बढ़ावा देकर समुद्र में खुद की स्थिति मजबूत बनाई तथा लाभ उठाया था। खुफिया तंत्र का कुशल प्रयोग करना। वे स्थानीय शासकों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करते थे, इससे वे समय रहते शत्रुओं के खिलाफ योजना बनाने में वे सफल हो जाते थे। घोड़े के व्यापार पर भी एकाधिकार स्थापित किया था। भारतीय व्यापारियों के, भारतीय लोगों की, भारतीय शासकों की घोड़ों की बड़ी मांग थी, अर्थात भारतीय व्यापारियों शासकों से अपने संबंध सुदृढ़ और सानुकूल बनाने के लिए उन्होंने घोड़ों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर दिया था और घोड़े खरीदने के बहाने से यहाँ के शासक और यहाँ के राजा महाराजा के साथ साथ यहाँ के व्यापारी भी पुर्तगाली से संपर्क आ गए। पुर्तगाली घोड़ों के व्यापार और एकाधिकार स्थापित किया था। वे केवल सहयोगी मित्रों को घोड़ों की आपूर्ति करते थे, जो उनका सहयोग करते थे या जो उनके मित्र थे उन्हीं को वो घोड़े देते थे। इस प्रकार भारत के अंदर पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। इन पुर्तगालियों के आने के कारण भारत के अंदर कुछ रिजल्ट भी प्राप्त थे जो मुख्य थे। पुर्तगाली के आने से अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न हुए थे, जैसे राजनीतिक कारण, जो राजनीतिक परिणाम थे वो थे व्यापार का राजनीतिकरण, स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करना, स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करना, ये भी राजनीतिक संघर्ष था। उपनिवेशवाद की स्थापना को बढ़ावा था, उपनिवेशवाद की नीति को बढ़ावा, ये मुख्य राजनीतिक कारण थे। इसके अलावा आर्थिक परिणाम भी थे। आर्थिक के अलावा इन पुर्तगालियों का भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भी था। इन पुर्तगालियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भी था। तो हम आगे की क्लास के अंदर पुर्तगालियों के परिणाम और पुर्तगाली के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।